Dear teachers, a very good afternoon. Am I audible? Yes? Yes. Okay. All right. So, a very good afternoon, dear teachers. This is Pooja Vashist, Academic Excellence Manager from Hedward Publishing Company. Uh, so, today we have our webinar on बालमंच. बालमंच जो कि हमारी हिंदी की सीरीज है, तो चलिए हम हिंदी में ही बात करते हैं. हम अपना इंट्रोडक्शन आज हिंदी में ही करते हैं. बालमंच जहां हर बच्चा है कलाकार और हिंदी है उसका रंगमंच. इसके ऊपर आज का जो वेबिनार है हम शुरू करेंगे और हमारे साथ है मिस नेहा गुप्ता आज की स्पीकर इस सेशन के लिए. इससे पहले कि मिस नेहा गुप्ता इस सेशन को स्टार्ट करें, अपने बहुत ही उपयोगी टिप्स हमारे साथ शेयर करें. मैं शेयर करती हूँ हेडवर्ड के बारे में थोड़ा सा आप सभी के साथ. सबसे पहले थैंक यू हेडवर्ड से जुड़ने के लिए आप सभी टीचर्स का, स्कूल्स का. हेडवर्ड पब्लिशिंग कंपनी एक लीडिंग पब्लिकेशन कंपनी है जो खास तौर पर स्कूल करिकुलम के सभी सब्जेक्ट्स, सभी विषयों पर काम करती है. यह एबीपी ग्रुप के एजुकेशन विंग एबीपी एजुकेशन का हिस्सा है. एबीपी एजुकेशन पूरे इंडिया में 20,000 से ज्यादा स्कूल्स के साथ जुड़ा हुआ है और लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचता है. हेडवर्ड स्कूल्स को करिकुलम अलाइंड बुक्स, टीचर रिसोर्स बुक्स और डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है, जिससे आप सभी टीचर्स को पढ़ाने में आसानी होती है, क्लास में स्टूडेंट्स को एंगेज करने में आसान होता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंस को भी ये बेहतर बनाता है. हमारी सभी बुक्स और कंटेंट रिसर्च बेस्ड है और इसमें इजी लेसन प्लान्स और टीचर ट्रेनिंग सपोर्ट भी शामिल होता है, जिससे स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स बहुत इंप्रूव होते हैं. हेडवर्ड के प्रोग्राम्स एनईपी 2020 और एनसीएफ गाइडलाइंस के अनुसार बनाए गए हैं, जिससे स्कूल्स आसानी से नई एजुकेशन पॉलिसी को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये था हेडवर्ड के बारे में. अब मैं चाहूंगी थोड़ा सा मिस नेहा गुप्ता के बारे में बताना आप सभी के साथ. आप सभी लोग उनसे पहले कुछ सेशन में मिल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उनके बारे में इस सेशन के लिए. सो मिस नेहा गुप्ता शिक्षा के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखती हैं. उन्होंने पाठ्यक्रम विकास यानी कि करिकुलम डिजाइनिंग, कंटेंट डिजाइनिंग और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है. हमारी बालमंच हिंदी श्रृंखला के निर्माण में भी उनका पूरा योगदान रहा है. मिस नेहा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को और रोचक और प्रभावी बनाने के लिए नई नई शिक्षण विधियों जैसे आर्ट इंटीग्रेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और इंक्लूसिव एजुकेशन पर लगातार काम करती रहती हैं. वो एक बहुत अच्छी वक्ता और स्टोरी टेलर भी हैं. अपने सेशंस को हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बनाती हैं. हमें पूरा विश्वास है कि आज का यह सेशन आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा, इफेक्टिव रहेगा और आप अपनी कक्षा में नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ आगे काम कर पाएंगे. तो इसी के साथ मैं ये सेशन आगे हैंडओवर करती हूँ मिस नेहा गुप्ता को. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर, और हम सभी की तरफ से नेहा गुप्ता का स्वागत है सेशन में. सो मिस नेहा गुप्ता, ओवर टू यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा. आपने इतने सुंदर शब्दों में मेरा परिचय दिया और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि मैं केवल एक शिक्षार्थी हूँ. हम सभी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सीखना कभी खत्म नहीं होता. सीखने की कोई आयु नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती. हम सभी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बालमंच के विषय में थोड़ी चर्चा करने के लिए. तो इसी भावना के साथ हम इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले तो जो भी शिक्षक और स्कूल और विशेषज्ञ आज जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है, हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार. हेडवर्ड की इस सीपीडी श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और आज हम सिर्फ बालमंच एक पुस्तक माला के रूप में ही उसके विषय में बात नहीं करेंगे. हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि हिंदी शिक्षण के प्रति हमारी क्या सोच है, हमारा क्या दृष्टिकोण है,
और कक्षा स्तर पर हिंदी शिक्षण कितना प्रभावशाली है, हम इसको और प्रभावशाली किस तरह से बना सकते हैं, इन सभी बिंदुओं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा भाषा को केवल पढ़े ही नहीं, उसे महसूस भी करे, उससे अपना जुड़ाव बनाए रखे, उसे बोले, उसे लिखे और उसे रचनात्मकता के माध्यम से व्यक्त करे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के इस वेबिनार की। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी स्क्रीन को आप सभी लोग देख पा रहे हैं। जी नेहा। धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बाल मंच, जो हमारी नवीनतम पुस्तक श्रृंखला है हिंदी के पोर्टफोलियो में। और इसकी ये टैगलाइन हमारे उस पूरे विचार को व्यक्त करती है जहां हर बच्चा है कलाकार और हिंदी है उसका रंगमंच। ये जो टैगलाइन है इस कोर्स की, ये इस चीज को उजागर करता है कि हमने इस श्रृंखला का निर्माण सिर्फ इसीलिए नहीं किया है कि बच्चा हिंदी भाषा को सीख पाए, हमने इसलिए इस पुस्तक माला का निर्माण किया है कि बच्चा हिंदी को जी पाए, हिंदी को अनुभव कर पाए। आज के समय में मैं कहूंगी हम एक बहुत आम एक समस्या का सामना कर रहे हैं, जहां बच्चा हिंदी भाषा समझ तो पाता है लेकिन उसे बोलने में थोड़ा असहज महसूस करता है। तो यहाँ मैं कहूंगी कि यहाँ पर कमी क्षमता की नहीं है, कमी है अवसर की। हमने बच्चों को हिंदी बोलने का वह अवसर, वह मंच नहीं दिया जिससे कि वो अपने विचारों को हिंदी भाषा में व्यक्त कर पाए। तो बालमंच एक ऐसी पुस्तक श्रृंखला है जिसमें हमारा प्रयास यही है कि बच्चा अभिव्यक्ति के ऊपर हमने ज्यादा जोर दिया है कि बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करे, सिर्फ लिखित रूप में ही नहीं, मौखिक रूप से भी। तो ये बालमंच इस पुस्तक श्रृंखला का मेन जो है मैं बोलूंगी एक उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस वेबिनार में हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले कार्यक्रम का अवलोकन। हम देखेंगे कि बालमंच में हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, शिक्षकों के लिए हम बालमंच में आपको क्या दे रहे हैं जिससे कि सीखने की प्रक्रिया और सिखाने की प्रक्रिया और ज्यादा उपयोगी हो सके। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बालमंच के की लर्निंग एरियाज क्या है, बालमंच से बच्चे क्या क्या सीख पाएंगे। फिर हम बात करेंगे पुस्तक का अवलोकन, एक हम थोड़ा देखेंगे कि पुस्तक की पूरी पुस्तक श्रृंखला की क्या संरचना है, भाग 1-2 में हम क्या दे रहे हैं, फिर 3 से 5 में हम क्या दे रहे हैं, और 6 से 8 में शिक्षा की प्रक्रिया किस तरह से अलग है। हम एक थोड़ा सा हम पूरी पुस्तक श्रृंखला की संरचना के ऊपर बात करेंगे। शिक्षण पद्धति आपकी क्या होनी चाहिए जब आप बालमंच को लेकर, जब आप अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो आपकी शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। डिजिटल सहायता, आजकल एनईपी, एनसीएफ सभी में डिजिटल के ऊपर काफी जोर दिया गया है। ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर हम लोग काफी बात करते हैं, जिससे कि एक बोलते हैं ऑल राउंड एक एक्सपीरियंस हम बच्चे को दें। तो डिजिटल में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। कार्यान्वयन योजना, मतलब इस प्रोग्राम को, इस पूरे करिकुलम को आप किस तरह से अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। और अंत में होगा प्रश्नोत्तर सत्र, जिसमें मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आपके जो भी सुझाव हैं या आपके जो भी प्रश्न हैं वो हमारे साथ साझा करें। इस सत्र के अंत में आप सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने सुझाव, अपना फीडबैक और अब आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो सभी आप हमारे साथ शेयर करें। आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा और आपको वो फीडबैक फॉर्म आपको फिल करना होगा। जो लोग उस फीडबैक फॉर्म को फिल करेंगे उन्हीं के साथ हम प्रमाण पत्र शेयर कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा थोड़ा एजेंडा है, हम इन सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बालमंच क्यों, ये जो स्लाइड आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। मेरी एक बड़ी पसंदीदा पुस्तक है हाउ लर्निंग हैपेंस, जो कि पॉल ए कर्शनर और कार्ल हेनरिक ने लिखी है।
इसमें बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स की थियोरी है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे कैसे सीखते हैं और वो कैसे और बेहतर सीख सकते हैं, उसके ऊपर काफी सारी थियोरीज के ऊपर बात की गई है इस पुस्तक में। उसमें एक मेरा ये एक पसंदीदा वाक्य है उस पुस्तक का, अ नोविस इज नॉट अ लिटिल एक्सपर्ट। मतलब शुरुआती शिक्षार्थी को हमें छोटा विशेषज्ञ नहीं समझना चाहिए। ये विचार हमें यह समझाता है कि बच्चा भाषा को उस प्रकार नहीं सीख पाता जैसे कि बड़े सीख पाते हैं। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, जैसे आज के समय में अगर मुझे कोई भाषा सीखनी है, मुझे उदाहरण के तौर पर अगर फ्रेंच सीखनी है और मुझे हिंदी भाषा आती है, मुझे अंग्रेजी भाषा आती है, तो मैं फ्रेंच भाषा में जो उसका जो ट्रांसलेशन है, उसका जो इक्विवेलेंट है हिंदी में या अंग्रेजी में, मैं उसके थ्रू फ्रेंच भाषा को सीख सकती हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी और इंग्लिश भाषा के ऊपर पकड़ मजबूत है। इसीलिए मैं किसी अन्य भाषा को इन दोनों भाषाओं के जरिए सीख सकती हूँ। मैं अपने माइंड में, अपने दिमाग में मैं फ्रेंच भाषा का हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर सकती हूँ। तो बड़े जनरली इस तरह से एक किसी भाषा को सीखते हैं, उनकी जिस भाषा में पकड़ मजबूत होती है उस भाषा के जरिए वो दूसरी भाषा को सीख पाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो अभी विकसित ही हो रही है। जब उनकी कोई भी भाषा अभी विकसित नहीं हुई है तो हम कैसे उनको बड़ों की तरह से कोई भाषा सिखा सकते हैं। तो इसीलिए यह मान लेना कि जो एक छोटा बच्चा है वो किसी विशेषज्ञ की तरह है, यह मान लेना बिल्कुल पूरी तरह से अनुचित है। हमें यह कभी नहीं मानना चाहिए कि बच्चा अगर हिंदी भाषी भी है तो हमें यह कभी नहीं मानना चाहिए कि उसे हिंदी पहले से आती है। उसे हम सिर्फ भाषा के कुछ नियम या व्याकरण या कुछ अभ्यास करा दें तो उसकी हिंदी भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। वास्तविकता इससे काफी अलग है। बच्चों के लिए भाषा मैं बोलूंगी एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। बच्चा पहले सुनता है किसी भी नई भाषा को, किसी भी भाषा को। जब बच्चे की भाषा विकसित नहीं होती है तो बच्चा पहले भाषा को सुनता है। सुनने के बाद बच्चा भाषा को बोलना सीखता है, फिर वह शब्दों को पहचानता है और शब्दों की पहचान के बाद पढ़ना सीखता है और पढ़ने के बाद लिखना सीखता है। तो अगर हम पहले से ही यह मान ले कि बच्चा तो हिंदी भाषा में पारंगत है, हिंदी भाषी बच्चा है, इसका मतलब यह है कि उसे हिंदी भाषा वो भली भांति समझता है, पहले से ही यह समझ लेना काफी अनुचित होता है। तो बाल मंच में हम इसी थॉट के साथ, इसी प्रिंसिपल, इसी थ्योरी के साथ चल रहे हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है ये पूरा कोर्स। चाइल्ड डेवलपमेंट और बच्चा किस तरह से भाषा को अक्वायर करता है, इन्हीं सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमने बाल मंच का निर्माण किया है। आगे जाते हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी, यहाँ पर आप एनसीईआरटी के पहले भाग का ग्रेड 1 का चैप्टर 1 आप देख पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो मुझे ये थोड़ा सा कठिन लगता है एक 3 साल, एक मतलब 6 साल के बच्चे के लिहाज से। यहाँ पर आप देखेंगे हमने पहले चैप्टर में ही हमने एक स्टोरी शुरू कर दी है और यहाँ पर आप सारी मात्राएं देख पा रहे हैं। नुक्ता है, जैसे जोर, बच्चा जोर जोर से, मीना उसे ढूंढ लेती है, जोर जोर से हंसता है। यहाँ पे नुक्ता हम सिखा रहे हैं, अलग अलग मात्राएं बच्चों को सिखा रहे हैं, आधे अक्षर सिखा रहे हैं। अगर मेरा ऐसा मानना है कि ये एक 6 साल के 5 साल के बच्चे के लिए ये पूरी की पूरी कहानी पढ़ना थोड़ा सा मुझे लगता है कठिन होगा। तो बाल मंच में हम क्या कर रहे हैं, बाल मंच में एक बहुत सहजता से बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से हम उनको मात्रा का ज्ञान करवाते हैं। सबसे पहले हम उनको वर्णमाला से परिचित कराते हैं। मैं कहूंगी हमें यह नहीं मानकर चलना चाहिए कि बच्चा एलकेजी में, यूकेजी में या नर्सरी में हिंदी पहले से ही पढ़ चुका है। आजकल मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स होते हैं और आजकल ये काफी इसके ऊपर फोकस भी किया जाता है कि बच्चों को उनके घर की भाषा में सिखाया जाए। इसीलिए ये एक कारण होता है कि अधिकांश पाठ्य पुस्तकें यह मान लेती हैं कि बच्चे हिंदी तो जानते ही हैं, लेकिन वास्तव में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पर हिंदी नहीं बोलते हैं। हर बच्चा मिश्रित वातावरण से आता है। काफी बच्चे हमारे आजकल बहुभाषीय वातावरण से आते हैं।
इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम भाषा को नियमों से नहीं, हम उनको अनुभवों से परिचित कराएं। और ये अनुभव शुरू होते हैं कहानियों से, कविताओं से, लोक कथाओं से, अलग अलग गतिविधियों से, चित्र और चर्चा के माध्यम से। तो इस तरह के अलग अलग उदाहरणों से हमने भाषा को जोड़ा है और इसी सिद्धांत को अपने माइंड में रखते हुए हमने इस पूरे प्रोग्राम का निर्माण किया है, जिससे कि बच्चे बहुत सहज तरीके से, बहुत स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र पाठक बन पाए। आगे चलते हैं। बालमंच ही क्यों? जैसा कि हमने कहा कि अधिकांश पुस्तकें ये मानकर चलती हैं कि बच्चे हिंदी जानते हैं और यही कारण होता है कि हिंदी सीखना बहुत नीरस और बोझिल हो जाता है। बच्चों को बहुत बोझिल लगता है मात्राएं सीखना, और हिंदी मैं कहूंगी इतनी वैज्ञानिक भाषा है, इतनी सुंदर भाषा है, लेकिन क्योंकि काफी टेक्निकल भी है, ये बच्चों के लिए काफी बोझिल बन जाती है। बच्चों को काफी बोरिंग लगता है मात्राओं को सीखना, आधे अक्षरों को सीखना, रेफ, पदेन और नुक्ता, ये सभी चीजों को सीखना। इसीलिए बालमंच को हमने एक बहुत सहज तरीके से प्रस्तुत किया है। कहानियों, कविताओं और लोक कथाओं के माध्यम से बहुत रोचक सामग्री बच्चों को दी गई है। कला समेकित एवं प्रस्तुति आधारित अधिगम दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमने दी हैं सारी बुक्स में, फ्रॉम ग्रेड्स 1 to 8, जिससे कि बच्चा सिर्फ पढ़ना ही नहीं, हिंदी भाषा में अपने विचारों को सामने लाना सीख पाए। संवादात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति है, जिससे कि बच्चा बोलना सीख पाए, बच्चा मंच पर एकदम आत्मविश्वास के साथ हिंदी भाषा में बोलना सीख पाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ साथ बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में पता चले और बच्चों में सहानुभूति और मूल्यों का संवर्धन हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो बालमंच के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने बालमंच को बनाया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बालमंच में हम क्या दे रहे हैं, कार्यक्रम का अवलोकन, इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं। तो छात्रों के लिए आप देखें तो हम पाठ्य पुस्तकें दे रहे हैं, भाग 1 से भाग 8 तक। इसके अलावा हम ई बुक्स देते हैं। इस वेबिनार में हम आपको दिखाएंगे कि हमारी ई बुक किस तरह की होती है और ई बुक के अंतर्गत हम और क्या क्या संसाधन आपको देते हैं, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। व्याकरण वर्कशीट हम अलग से दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों की व्याकरण ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। इसके अलावा एनिमेशंस दे रहे हैं। बच्चे ज्यादातर हम कहते हैं विजुअल लर्नर्स होते हैं, पढ़ने से ज्यादा उन्हें देखने में, सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो पाठ पढ़ाने के अलावा अगर आपके पास उस पाठ के लिए आपके पास कोई वीडियो अवेलेबल है, तो अगर आप उस कहानी का, उस कविता का एक वीडियो, एक एनिमेशन अगर आप बच्चे को दिखा दें, तो वो उसको बेहतर तरह से उसको वो अपने माइंड में बिठा पाते हैं, एक बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हर पाठ के लिए एनिमेशन दिए, हर पाठ के लिए ऑडियोज भी दिए हैं। तो ये सब तो हम छात्रों को दे रहे हैं। शिक्षकों को हम क्या दे रहे हैं? शिक्षकों को भी हम ई बुक्स दे रहे हैं, व्याकरण वर्कशीट दे रहे हैं, एनिमेशन दे रहे हैं, ऑडियोज दे रहे हैं। इसी के अलावा हम पाठ योजनाएं दे रहे हैं, लेसन प्लान्स, जो कि काफी विस्तृत हैं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव हैं। हमने जो लेसन प्लान्स हैं उनको पीरियड्स में डिवाइड किया है, जिससे कि शिक्षकों को इसके ऊपर थोड़ी गाइडेंस मिलेगी कि एक पाठ को उनको रफली कितने पीरियड्स में कवर करना है और हर पीरियड में, हर कालांश में आप क्या कवर कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को होमवर्क के लिए क्या दे सकते हैं, और अगर बच्चों को कुछ वैल्यू बेस्ड आपको कुछ बताना है तो किस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। वो सभी गाइडलाइंस आपको पाठ योजनाओं में, लेसन प्लान्स में आपको बहुत विस्तृत रूप में दी गई है। इसके अलावा उत्तर कुंजी, आंसर कीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको आपके पुस्तक श्रृंखला में आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आपको हमारे टीचर्स रिसोर्स बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बालमंच के की लर्निंग एरियाज क्या हैं, प्रमुख अधिगम क्षेत्र क्या हैं। सबसे पहले तो पाठ बोध। बच्चा अगर कोई कहानी पढ़ रहा है, कोई कविता पढ़ रहा है, तो बहुत आवश्यक है कि बच्चा उस पाठ को भली भांति समझ पाए और बच्चा केवल उसे पढ़े ही नहीं, उसका अर्थ भी समझ पाए। स्पेशली कक्षा 6 से 8 की बात करें तो उसमें क्रिटिकल एनालिसिस होता है। बच्चे
जो भी पढ़ रहे हैं उसका बहुत अच्छे से विश्लेषण कर पाए, उसके बीच में क्या गूढ़ बातें छिपी हैं उनको समझ पाए। तो बहुत आवश्यक है कि बच्चे पाठ को सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखें, उन्हें समझना भी सीखें। इसके अलावा शब्द भंडार, वोकैबुलरी, शब्दों की समझ और शब्दों का सही प्रयोग, यह काफी आवश्यक है। तो शब्द भंडार के ऊपर भी हमने काफी जोर दिया है। व्याकरण, व्याकरण को हमने आइसोलेशन में नहीं, कॉन्टेक्स्ट में सिखाया है, जिससे कि बच्चे सिर्फ नियमों को रटे ही नहीं, वो उसका प्रयोगात्मक उसको सीख पाए। प्रयोगात्मक व्याकरण के ऊपर हमने फोकस किया है। इसके अलावा रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग, इसके ऊपर हमने भरपूर फोकस किया है, जिससे कि बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पाए। तो क्रिएटिव राइटिंग स्पेशली ग्रेड 6 to 8 में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, जिससे कि बच्चे लिखित रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। श्रवण एवं वाचन कौशल, मतलब कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कॉन्फिडेंस बच्चे का कैसे बिल्ड हो हिंदी भाषा में, इसके ऊपर हमने काफी फोकस किया है। और उसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा, हमने बच्चों को एक मंच प्रदान किया है, जिससे कि बच्चे आत्मविश्वास से कक्षा में बोलना सीख पाए। तो मैं कहूंगी बालमंच हमारे लिए, हमने बालमंच में हिंदी को सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं माना है, सिर्फ एक विषय नहीं माना है, हम हिंदी भाषा को एक स्किल के रूप में देखते हैं। तो ये आपका कार्यक्रम का अवलोकन कि बालमंच में हम आपको क्या क्या रिसोर्सेज दे रहे हैं, इस स्लाइड में हमने ये देखा। बालमंच की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि बालमंच को एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के अनुरूप बनाया गया है। इसके अंतर्गत हमने कुछ बिंदुओं पर विशेष बल दिया है, जैसे कि कला एकीकरण, आर्ट इंटीग्रेशन। और यहाँ आर्ट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ विजुअल आर्ट्स ही नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर हमने भरपूर बल दिया है, जिससे कि बच्चे बोल पाए और बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। संवेदनशीलता, बच्चे संवेदनशील हो पाए, दूसरों के प्रति सहानुभूति रख पाए, इस तरह के मूल्यों पर हमने काफी बल दिया गया है। जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, मूल्य शिक्षा, वैल्यूज, इन सभी चीजों के ऊपर हमने काफी बल दिया है। इसके अलावा शिक्षक अनुकूल संसाधन हमने दिए हैं, ये टीचर्स के लिए हैं। डिजिटल सपोर्ट दिया है, क्योंकि आजकल हर कोई बात करता है ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में, तो काफी रोबस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हमारा बालमंच के साथ। और ये जो डिजिटल सपोर्ट है, हम सिर्फ हिंदी के साथ ही नहीं, अपने अन्य विषयों के साथ भी देते हैं। तो काफी रोबस्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हम इस सेशन में देखेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस श्रृंखला की क्या संरचना है, क्या आर्किटेक्चर है। तो जैसा कि एनईपी भी कहता है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ग्रेड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। लर्निंग आउटकम सेम नहीं होते हैं, ये सब ग्रेड अप्रोप्रिएट होते हैं। ग्रेड्स 1 और 2 जो एक हमारा फाउंडेशनल लेवल के अंतर्गत आता है वो अलग है। उसके बाद कक्षा 3 से 5 हमारी प्रिपरेटरी स्टेज होती है और 6 से 8 हमारी मिडिल स्टेज होती है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो उनके स्टेज के अकॉर्डिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। इसी तरह से कक्षा 1 और 2 में, भाग 1 और 2 में जो संरचना है बालमंच की काफी सिंपल है, और 3 to 5 में थोड़ी और कक्षा 1 और 2 के मुकाबले थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है, और कक्षा 6 से 8 में वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जहां बच्चे मूल्य आधारित प्रश्न भी सीख पाते हैं, रचनात्मक लेखन भी कर पाते हैं, व्याकरण के बारे में ज्यादा सीख पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं। तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो जैसे भाग 1 और 2, इसमें हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं हर पाठ को, उसके बाद आता है चित्र और चर्चा, फिर पाठ, कहे सुने जो कि मौखिक अभिव्यक्ति है, खोजबीन जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, फिर भाषा, तो यहाँ पर हम वोकैबुलरी और व्याकरण दोनों की बात करते हैं, और कुछ नया करें, यहाँ पर बच्चे कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 1 और 2 में हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो व्याकरण नहीं है, हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हिंदी भाषा से परिचित हो पाए। तो भाग 1 और 2 में, कक्षा 1 और 2 में हम इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं
कि बच्चे हिंदी भाषा में सुन पाए, बोल पाए, पाठ को अच्छी तरह से समझ पाए, चित्र देखकर उन पर चर्चा कर पाए, भाषा के प्रति उनकी एक फेमिलियरिटी, एक परिचितता जो होती है वो विकसित हो। तो कक्षा 1 और 2 में हम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कक्षा 3 से 5 जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जो पाठ का जो संरचना है, जो उसका आर्किटेक्चर है, थोड़ा भाग 1 और 2 से अलग है। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद आते हैं हम चित्र और चर्चा पर, उसके बाद पाठ आता है, उसके बाद बातचीत हेतु बच्चे ओरली कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, फिर कलम से ये लिखित रूप से बच्चे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, समझ से जो बच्चे कुछ पंक्तियों का आशय स्पष्ट करेंगे, अगर किसी पंक्तियों में कुछ उसका अलग मतलब निकलता है उसे सीख पाएंगे, शब्द संसार जो कि वोकैबुलरी है, भाषा से व्याकरण, कल्पना से ये यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग है, और फिर कुछ नया करे जहां पर कुछ एक्टिविटीज हैं जो तो ये जो कक्षा 3 से 5 है, ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है जहां बच्चा रीडिंग और राइटिंग की ओर बढ़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 1 और 2 में हम सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बच्चा भाषा से परिचित हो पाए, और कक्षा 3 से 5 में हम रीडिंग और राइटिंग फ्लुएंसी की तरफ जाते हैं। इसके बाद आता है भाग 6 से 8, कक्षा 6 से 8, जहां बच्चा एक क्रिटिकल रीडर बनता है, हर चीज को क्रिटिकली देखता है, हर चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करता है। तो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर जो पाठ की संरचना है वो भाग 1 और 2 और 3 से 5 के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हर पाठ कुछ कहता है, फिर गहरी पैठ, विषय संवर्धन, इन तीन एरियाज के बाद आता है हमारा पाठ। उसके बाद लेखक के बारे में, बच्चे लेखक के बारे में थोड़ा डिटेल में जान पाते हैं, उच्चारण और श्रुतलेख, उस पाठ में जो भी कुछ कठिन शब्द आए हैं बच्चा उसका उच्चारण ठीक से कर पाए, उसके ऊपर बल दिया गया है, और उसे ठीक से लिख भी पाए, उसके ऊपर भी हमने फोकस किया है। फिर जांच परख, जो मेन ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे ठीक से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। मूल्य आधारित प्रश्न मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। फिर भाषा और व्याकरण, जहां पर हम वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों के ऊपर बात करते हैं। ज्ञान वीथिका जो कि क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन है। उसके बाद एक कदम आगे फिर कुछ नया निराला, और फिर शिक्षण अधिगम मतलब लर्निंग आउटकम्स। तो ग्रेड 6 to 8 में हमने लर्निंग आउटकम्स दिए हैं एंड में, जिससे ये पता चलेगा कि इस पाठ के अंत में बच्चे ने क्या सीखा। तो ये इस पूरे श्रृंखला की संरचना है। आगे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं भाग 1 से 5, इस वेबिनार में हम आपको बुक की पीडीएफ लेकर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पूरा जो पाठ है उसको हमने उसको सिस्टमैटिकली हम उसको लेकर चले। तो एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, भाग 1 से 5 में सबसे पहले प्रस्तावना होती है, जो कि डायरेक्टली हम बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। इससे बच्चे पाठ से जुड़ पाते हैं, उनमें एक जिज्ञासा जागृत होती है। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ हम कह रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने बिना मात्रा वाले और आ की मात्रा वाले शब्दों को सीखा। आज हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द के बारे में जानेंगे। साथ ही नानी की याद कविता सुनेंगे। नानी सबकी बड़ी प्यारी होती है, बड़ी न्यारी होती है। जब भी छुट्टियां आती हैं बच्चे नानी के घर जाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं, और फिर हमारा पाठ आता है जहां पर बहुत सारी लोक कथाएं हैं, कविताएं हैं और जीवन प्रसंग आधारित सामग्री है। इसके बाद कहे सुने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हमारे आते हैं। फिर उसके बाद खोजबीन इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद भाषा लैंग्वेज स्किल्स, यहाँ पर वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों के ऊपर बात की गई है। और हमने पूरी कोशिश की है कि भाषा का प्रयोग जीवन से जोड़ा जाए, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात की है कि बच्चा उन ग्रामर टॉपिक्स का, उन भाषा का प्रयोग किस तरह से करेगा अपने जीवन में। तो भाषा को जीवन से जोड़ा गया है। कुछ नया करें, ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यहाँ पर छोटे क्लासेस में जैसे बच्चे चित्र बना सकते हैं, कुछ क्राफ्ट बना सकते हैं, उस तरह की गतिविधियां दी गई हैं। 6 से 8 में हम शुरू करते हैं हर पाठ कुछ कहता है से, जहां पाठ का एक संक्षेप में एक परिचय दिया है। उसके विषय में हमने कुछ सामाजिक सांस्कृतिक उसका क्या महत्व है उसके बारे में बताया है। इससे बच्चों में जिज्ञासा जागृत होती है। गहरी पैठ
ये थोड़ा सा बच्चे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, तो पाठ का जो केंद्रीय विचार है उसके ऊपर बच्चे थोड़ा सा और रिफ्लेक्ट करेंगे। विषय संवर्धन, थीमेटिक एनरिचमेंट जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये एक तरह का वार्म अप है, ये कुछ वार्म अप एक्टिविटीज हैं। पाठ पढ़ने से पहले बच्चे ये कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिससे कि वो पाठ को एक बेहतर रूप से समझ पाए। उसके बाद हमारा पाठ है जिसमें कविताएं हैं, गद्य हैं, कहानियां हैं, नाटक हैं। हर पाठ के अंत में हम शब्दार्थ दे रहे हैं जहां पर कठिन शब्दों की व्याख्या दी गई है। इसके अलावा आप देखें तो बीच बीच में हमने ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं जिससे कि बच्चा, जो टीचर है वो भी जान सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो पाठ को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमने दिए हैं। कहीं कहीं पे हमने शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश भी दिए हैं जिससे कि वो कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि पाठ और रोचक बन सकता है। इसके बाद जांच परख, कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस, और जैसा कि आप देखें हर पाठ में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। उसके बाद हमने ओरल क्वेश्चंस दिए हैं, फिर हमारे रिटन क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से उसके बाद हमारे कुछ क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, विश्लेषण क्वेश्चन जहां पर आता है। इसके बाद हमारा भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर, तो यहाँ पे पाठ से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां हैं और प्रयोगात्मक व्याकरण का हमने प्रयोग किया है। उसके बाद मूल्य आधारित प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर जीवन कौशल और संवेदनशीलता और सहानुभूति पर काफी फोकस किया गया है। सिंपैथी और एम्पैथी जैसे हम बोलते हैं, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, इन सभी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। और लास्ट में आता है हमारा ज्ञान वीथिका, जहां पर रचनात्मक लेखन के अवसर दिए गए हैं। कुछ नया निराला, जहां पर बच्चे कुछ नया करते हैं। एक कदम आगे, जहां पर विषय को जीवन और समाज से जोड़ा गया है। कुछ प्रोजेक्ट वर्क होगा या जिससे कि बच्चे अपने लैंग्वेज स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश कर पाए या अपने करियर में आगे बढ़ पाए, उस पर्सपेक्टिव से हमने इस सेक्शन को इंक्लूड किया है, एक कदम आगे। और लास्ट में शिक्षण अधिगम, लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो टीचर्स यहाँ पर मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ रोकती हूँ और यहाँ पर हम एक कुछ बुक पीडीएफ्स देखेंगे जिससे कि आपको एक बेहतर रूप से पता चलेगा कि किस तरह से हमने अपने इस कोर्स को बनाया है। तो सबसे पहले ग्रेड 1 को हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम 2 पेज व्यू में अगर करें, बिल्कुल। तो टीचर्स आप जैसा देख पा रहे हैं, ग्रेड 1 की शुरुआत हमने की है वर्णमाला से। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बच्चे वर्णमाला से परिचित हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके कुछ अलग अलग स्टेट से आ रहे हों या कुछ ऐसे बच्चे जिनके घरों में हिंदी नहीं बोली जाती है। तो ये एक अच्छा अवसर है कि बच्चे अगर वर्णमाला से भली भांति परिचित भी हैं तो उसको एक बार दोहरा लिया जाए। तो पहले चैप्टर में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम वर्णमाला को दोहरा रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे वर्णमाला सीखते हैं। उसके बाद वो बिना मात्रा वाले शब्द सीखते हैं। पहले 2 अक्षर वाले शब्द, फिर 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, इस तरह से पहले वो बिना मात्रा वाले शब्द सीखते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, आपका जो अगला पार्ट है वो है दादाजी, जिसमें बच्चे आ की मात्रा सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पाठ में सिर्फ बिना मात्रा वाले शब्द हैं और आ की मात्रा वाले शब्द हैं। यहाँ पर आपके बिना मात्रा वाले शब्द हैं और यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो जैसे जैसे हम आगे पाठ में जाते रहेंगे, आपकी एक एक मात्रा इसमें ऐड होती जाएगी। बच्चे बहुत ऑर्गेनिक तरीके से एक एक मात्रा ऐड करते जाएंगे और इस तरह से बच्चे इंडिपेंडेंट रीडर्स बन पाएंगे, स्वतंत्र पाठक बन पाएंगे। तो ये देखिए, और इसके बाद हमारे खेल खेल में शब्द, ये हमारी वोकैबुलरी का सेक्शन है जहां पर बच्चे अपना शब्द भंडार बनाते हैं, अपनी वोकैबुलरी को ज्यादा इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो टीचर्स ये सिर्फ ग्रेड 1 के लिए है कि ये जो आप पाठ यहाँ पर देख रहे हैं, ये बच्चों के पढ़ने के लिए है, जहां पर हम बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द दे रहे हैं। और ये जो है कहानी सुने, ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सुनने के लिए है। टीचर इस कहानी को पढ़कर सुना सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए है। पढ़ने का अभ्यास वो केवल सीखी हुई मात्राओं पर ही करेंगे। मतलब कि यहाँ जो आपने देखा, पढ़ने का अभ्यास जो है इस पर करेंगे
और ये जो कहानी है ये सिर्फ सुनने के लिए है। तो यहाँ पर हम बच्चों के श्रवण और वाचन कौशल का विकास कर रहे हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को हम ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। तो बच्चे सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे, सुन भी रहे हैं और बोलना भी सीख रहे हैं। उसके बाद इस कहानी सुनने के आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका बच्चे सिर्फ ओरली आंसर करेंगे और फिर रिटन में काफी लिमिटेड है। तो जैसा मैंने बताया, ग्रेड्स 1 और 2 में हम बच्चों का भाषा से परिचय करवा रहे हैं, और फिर 3 to 5 जो हमारी ट्रांजिशनल स्टेज है, वहां पर हम प्रॉपर रीडिंग और राइटिंग फ्लुएंसी में जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने फिर यहाँ पर आ की मात्रा के बारे में पढ़ा, और उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के बारे में जानते हैं। इसी तरह से हर चैप्टर के साथ साथ एक एक मात्रा हमारी ऐड होती रहती है। तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से हम ग्रेड 1 को लेकर चले हैं। तो ये आपका ग्रेड 1। ग्रेड 3 एक बार देखते हैं, ग्रेड 3 आपका ग्रेड 1 और 2 से कैसे अलग है। यहाँ पे हमारा ग्रेड 3 का एक चैप्टर है। आप देखिए कितना सुंदर चैप्टर है ये, कितना सुंदर पाठ है। इसका नाम है गायब होती गौरैया। हम जब बच्चे थे, हमें अपने आसपास अपने वातावरण में गौरैया चिड़िया देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आजकल वो गौरैया चिड़िया कहीं विलुप्त हो गई है। शायद गांव में जो बच्चे होंगे वो गौरैया चिड़िया को देख पाते होंगे, लेकिन शहर में आजकल हम कहाँ पक्षियों को देख पाते हैं। इतना सुंदर पाठ है ये। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रस्तावना से, जहाँ पे हम बच्चे को सीधा पाठ से जोड़ते हैं। कुछ समय पहले तक, यहाँ पर हम जैसे पढ़ पा रहे हैं, कुछ समय पहले तक हमारे आसपास बहुत सी चिड़िया रहती थी, परंतु आज वे बहुत कम ही दिखाई पड़ती हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आइए हम गायब होती गौरैया पाठ पढ़कर जानेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। फिर यहाँ पर चित्र और चर्चा। यहाँ पर हमने एक चित्र दिया है और बच्चों से पूछा है कि इसमें से आप कौन कौन से पक्षियों को पहचान पाते हैं। तो एनईपी और एनसीएफ में कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बात होती है कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें। हम उन्हें सिर्फ कुछ लर्निंग ब्लॉक्स दे दें और उनके जरिए बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के साथ हम लोग चले हैं कि बच्चे सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे, पक्षियों के ऊपर चर्चा करेंगे, और उसके बाद वो इस पाठ पर आएंगे जहां पर एक जोसेफ अंकल हैं और वो सभी बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से आजकल चिड़िया और गौरैया और उस तरह से चिड़ियों के अलावा और जानवर भी किस तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं, और इसको रोकने के लिए हम किस तरह के कदम उठा सकते हैं। तो उन सब चीजों के ऊपर बात की गई है। इसके अलावा हर पेज के ऊपर जो भी कठिन शब्द हैं उनके जो अर्थ हैं आपको उन्हीं पेज पर दे दिए गए हैं। तो आपको पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है कि कोई कठिन शब्द है तो आप कुछ 3-4 पन्ने पलट कर देखें कि इसका अर्थ कहाँ है। उस पेज के ऊपर भी जहां पर आपको कठिन शब्द नजर आते हैं वहीं पर आपको उनके अर्थ मिल जाते हैं। इसके अलावा शिक्षण निर्देश दिए गए हैं। ये कुछ निर्देश हैं, कुछ सुझाव हैं शिक्षकों के लिए, जिससे कि वो इस पाठ को ज्यादा रोचक बना सकते हैं। इसके बाद बातचीत हेतु, तो पाठ पढ़ने के बाद बच्चे कुछ क्वेश्चंस का आंसर ओरली करेंगे कलम से। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बच्चे एक वाक्य में उत्तर देंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जहाँ पे 2 से 3 वाक्य में उत्तर देंगे, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जहाँ पे 5 से 6 वाक्यों में उत्तर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ जा रहे हैं। समझ से, किसने किससे कहा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की जैसे हम बात करते हैं, और यहाँ पर फिर हम कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दे रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स दे रहे हैं। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद शब्द संसार, वोकैबुलरी, ये भी ग्रेडेड है। उसके बाद भाषा से, मतलब यहाँ पर हम व्याकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ बच्चे जैसा कि आप देख सकते हैं वचन सीख रहे हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद कल्पना से, जहां पर बच्चे कुछ क्रिएटिव करेंगे, क्रिएटिव राइटिंग है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर मैं गौरैया होता या होती, इस विषय पर कुछ पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग भी है। और अंत में कुछ नया करें, जहां पर बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे, जैसे यहाँ पर पोस्टर बनाने की बात की गई है। तो ये हमारा ग्रेड्स 3 to 5 का पूरा आर्किटेक्चर है, पूरी संरचना है। अब आते हैं ग्रेड 6 to 8 पर, जहां पर बच्चे क्रिटिकल रीडर्स बन पाते हैं।
ये ग्रेड 6 का आपके सामने आपको चैप्टर दिखाया जा रहा है, जो कि उषा वाधवा द्वारा लिखित है, स्नेह पगी पाती। और ये इतना सुंदर पाठ है जिसमें लेखिका अपनी बेटी से, उनको एक ईमेल आता है और वो ईमेल देखकर सोचती हैं कि पुराना जमाना कितना अच्छा था जब हम एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे, एक दूसरे लोगों की इबारत देखकर, उनकी हैंडराइटिंग देखकर समझ आ जाता था कि उस समय उनकी क्या मनोदशा रही होगी, वो जल्दी में लिख रहे थे या बड़े इत्मीनान से लिख रहे थे, या कुछ डिस्ट्रैक्शन थी जिसके वजह से उनकी राइटिंग क्लियर नहीं। हैंडराइटिंग देखकर ही आप कितना कुछ समझ पाते थे। तो कहीं ना कहीं अब वो हैंडराइटिंग, हाथ से लिखना, पत्र व्यवहार, ये सब विलुप्त होता जा रहा है सोशल मीडिया के चलते। सोशल मीडिया के जहाँ कुछ अच्छे, कुछ लाभ हैं, तो वहीं कुछ ना कुछ हानियां भी हैं। उन सभी चीजों के ऊपर बात की गई है। तो सबसे पहले हर पाठ कुछ कहता है, तो यहाँ इसको अगर हम पढ़े तो इसी के बारे में चर्चा की गई है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हैं तो सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं, लेकिन थोड़ा अपनापन खो गया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे कुछ चर्चा की है। उसके बाद गहरी पैठ, जो कि सीधा बच्चों को इस पाठ से जोड़ता है, थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताता है कि लेखिका जो है वो विदेश में रहने वाली अपनी बेटी से उनको एक ईमेल आता है, जन्मदिन पर शुभकामनाएं आती हैं, लेकिन इससे लेखिका को याद आता है कि पुराने समय में जब ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे, शुभकामनाओं के जो कार्ड आते थे, वो कितना अच्छा समय था। लोग ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदने के लिए पूरा बाजार खंगाल डालते थे, और कितने समय समय तक लोग जो है वो ग्रीटिंग कार्ड, वो शुभकामनाओं के जो कार्ड होते थे, वो सहेज कर रखते थे। बहुत साल हो जाते थे और लोग उसको कभी फेंकते नहीं थे, उसको बड़ा सहेज के रखते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया के आ जाने से कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कहीं खो गई हैं। उसके बाद विषय संवर्धन, जहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिससे कि बच्चे सीधा पाठ से जुड़ पाएंगे कि तार क्या होता है। आज के समय में बच्चों को तार के बारे में भी नहीं पता होगा, क्योंकि यह महकमा भी बंद हो चुका है। और सोशल मीडिया के साधनों के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे कि बच्चे सीधा पाठ से जुड़ पाते हैं। इसके बाद हमारा पाठ है, यहाँ पर हम यह कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो पेज पर ना दिए जाएं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, क्रिटिकल रीडर्स बन रहे हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सीधा शब्दों के अर्थ जानने के बजाय पहले पूरा वाक्य पढ़ें और खुद से उन कठिन शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश करें। इसके बाद भी अगर वो कुछ नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर सभी शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। पाठ खत्म होने के बाद हमने कुछ लेखक के बारे में बताया है जिससे कि बच्चे लेखक के बारे में जान पाए। फिर शब्दार्थ दिए गए हैं, उच्चारण और श्रुतलेख। बच्चे बार बार इन चीजों का, इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं जिससे कि वो सही उच्चारण कर पाए। तो उस तरह के थोड़े से कठिन शब्द हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर, स्पर्श, सेक्रेटरी। थोड़ा बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो बच्चे बार बार इन शब्दों का उच्चारण करें जिससे कि वो धीरे धीरे सही उच्चारण सीख पाए। उसके बाद जांच परख, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके अंडर आता है मौखिक अभिव्यक्ति। सबसे पहले बच्चे ओरली आंसर करेंगे, उसके बाद वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर लिखित अभिव्यक्ति, ये रिटन क्वेश्चंस, उसके बाद मिलान कीजिए, उसके बाद मूल्य आधारित प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद आता है हमारा भाषा और व्याकरण। तो ग्रेड 6 to 8 में प्रॉपर आपको व्याकरण के ऊपर अच्छा खासा फोकस है। संधि विच्छेद हो, चाहे समास विग्रह हो या अलंकारों से परिचय हो, हर व्याकरण बिंदु को हमने विस्तार में बताया है। इसके बाद ज्ञान वीथिका, ये क्रिएटिव राइटिंग है, तो हर चैप्टर में आपको क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पॉलिश करने का अवसर दिया गया है। उसके बाद कुछ नया निराला, जहां बच्चे कुछ नया करेंगे, और फिर एक कदम आगे, जिससे कि बच्चे रियल लाइफ से जुड़ते हैं। जो पाठ का जो मुख्य बिंदु है उसे हम रियल लाइफ से जोड़ते हैं। और उसके बाद शिक्षण अधिगम, लर्निंग आउटकम्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राचीन और आधुनिक संचार माध्यमों के बारे में जाना, ईमेल लिखने के बारे में जाना, सोशल मीडिया और पहले के दिनों के संचार माध्यम का तुलनात्मक विश्लेषण समझा। तो इस तरह से जो लर्निंग आउटकम्स हैं इस चैप्टर के, उन सभी के ऊपर प्रकाश डाला गया है। अब वापस जाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पर। हाँ जी, आप देख सकते हैं प्रदर्शन आधारित गतिविधियां, ये है हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज। तो सारे ही बुक्स में, सारी पुस्तकों में आपको ये प्रदर्शन आधारित गतिविधियां दिखेंगी। कुछ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी प्यारी चीज
तो ये एक शो एंड टेल एक्टिविटी है जो कि आपको ग्रेड्स 1 एंड 2 में मिलेगी, जहां बच्चे घर से अपनी कोई प्रिय चीज, अपनी कोई प्यारी चीज लेकर आएंगे और 3-4 वाक्य उसके बारे में बोलेंगे। यहाँ कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि जैसे ये मेरी खिलौना कार है, इसका रंग क्या है, मुझे ये किससे भेंट मिला था, मुझे इससे खेलना क्यों अच्छा लगता है। तो कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि बच्चे किसके ऊपर बात कर सकते हैं। इसके बाद नुक्कड़ नाटक। मैं खुद नुक्कड़ नाटक में रही हूँ और मतलब मुझे लगता है कि नाटक के जरिए बच्चों की भाषा बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। तो हर शायद 3 से लेके ग्रेड 8 तक सभी में नुक्कड़ नाटक दिए गए हैं, जिससे कि बच्चे हिंदी भाषा में सही से बोलना सीख पाए, उनका उच्चारण शुद्ध हो पाए और वो अपने विचारों को हिंदी भाषा में ठीक से व्यक्त करना सीख पाए। उसके बाद हायर ग्रेड्स की तरफ जाएं तो युवा संसद, यूथ पार्लियामेंट। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये शायद ग्रेड 6 या 7 की गतिविधि है, जहाँ पे बच्चे भ्रष्टाचार और बाबूराज पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर एक युवा संसद बनाएंगे, एक संसद सत्र हम दर्शाएंगे जहां पर एक सभापति महोदय होंगे, कुछ सत्ता पक्ष के सदस्य होंगे, कुछ विपक्ष के सदस्य होंगे, आप चाहें तो कुछ मीडिया प्रतिनिधि भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे युवा संसद में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इससे बच्चों का मौखिक अभिव्यक्ति उनकी काफी इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं शिक्षण पद्धति पर कि इस बालमंच की क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी है। तो जैसा कि हमने बात की सरल से जटिल की ओर क्रमिक अधिगम, हम सिंपल से ज्यादा डिफिकल्ट की ओर जाते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ जाते हैं। पूर्व ज्ञान एवं अनुभव आधारित शिक्षण, बच्चे को पहले ही जिन चीजों का ज्ञान है उसके ऊपर हम नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, मतलब प्रायर नॉलेज जो होती है बच्चों की उसके ऊपर हम जो है उनकी नई नॉलेज का निर्माण करते हैं। और अनुभव आधारित शिक्षण है, बच्चे जिन चीजों को पहले से अनुभव कर चुके हैं उससे हमने पाठ को जोड़ा है। जैसे कि कक्षा 1 में हमने देखा कि बच्चे वर्णमाला जान चुके हैं, फिर भी हम उसको एक बार दोहरा रहे हैं। उसके बाद हम आ की मात्रा पर आते हैं, फिर उसके बाद आ के बाद ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। उस तरह से हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, उनके पूर्व ज्ञान के ऊपर उनके नए ज्ञान को हमने निर्मित किया है। उसके बाद श्रवण, वाचन, बोलना और लेखन का समेकित विकास हो रहा है। सिर्फ बच्चे लिखना नहीं सीख रहे, बोलना भी सीख रहे हैं, सुनना भी सीख रहे हैं। तो उनका एक पूरा विकास हो रहा है, उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। संवादात्मक एवं गतिविधि आधारित पद्धति है। बहुत सारी परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज हमने दी हैं, जैसा कि हमने देखा नुक्कड़ नाटक दिए गए हैं, युवा संसद दिया गया है, मोनो एक्टिंग है, गीतात्मक नृत्य है, काफी सारी अलग अलग हमने एक्टिविटीज दी हैं। कौशल, संस्कृति एवं मूल्य आधारित अधिगम, मतलब कि लाइफ स्किल्स, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स, उसके ऊपर हमने फोकस किया है। स्तरानुसार संरचित एवं क्रमबद्ध प्रगति, मतलब कि स्पाइरल प्रोग्रेशन, बच्चे स्पाइरल तरीके से सीख रहे हैं कि मतलब पहले की जो नॉलेज थी उसके ऊपर हम नई नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं। तो एक साइक्लिक एंड स्पाइरल प्रोग्रेशन के साथ हम लोग आगे गए हैं। डिजिटल सहयोग, तो हर पाठ में आपको कुछ क्यूआर कोड्स मिलेंगे, ये सारे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं क्यूआर कोड्स को। क्यूआर कोड्स को बुक्स में हमने प्रिंट किया है और ये बहुत ही आसान है, बच्चे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स हैं वो क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हैं और उसके थ्रू जो भी हम एडिशनल वर्कशीट्स दे रहे हैं उसको वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा व्यापक डिजिटल संसाधन संग्रह, मतलब कि हमारा जो डिजिटल स्वीट है वो हम दे रहे हैं, और इंटरैक्टिव संसाधन, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज दे रहे हैं। यहां मैं इस प्रेजेंटेशन को रोककर आपको एक डिजिटल स्वीट में आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं डिजिटल स्वीट आपके स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं ये काफी आसान है इसे एक्सेस करना। आप ई बुक में जा सकते हैं। ये जैसे भाग 3 की आपको यहाँ ई बुक दिखाई पड़ती है, तो आप यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं एक एनिमेशन है, एक वीडियो है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नेहा वी कांट हियर द वॉल्यूम, आवाज नहीं आ रही है इसकी।
अच्छा, मैंने आप वैसे आप जब शेयर करेंगे ना, तो शेयर के वक्त वो स्क्रीन को वापस शेयर करेंगे तो ऑडियो का साइड में कॉलम आता है ना, उसको। वो मैंने किया था, मैं एक बार फिर से देखती हूँ। जी। टीचर्स, मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। वापस से हम डिजिटल स्वीट पर जाते हैं। जी। पूजा, अब आपको आवाज आ रही हाँ है? जी, अब आवाज आ रही है। जीवन सुगम बनाए। हिलमिल हिलमिल चांद सितारे रहते साथ गगन में, गाते और फुदकते पंछी मिलकर रहते वन में। रंग रंग के ढंग ढंग के सुमन साथ में खिलते, उपवन और मनोहर लगता जब तितली दल मिलते। घूम घूम कर झूम झूम जब। तो आप देखिए, इतने सुंदर तरीके से गाकर पूरे कविता को सुनाया गया है। आप इस एनिमेशन को अपने क्लास में चला सकते हैं। एक बार हम वापस डिजिटल स्वीट पर जाते हैं। तो अभी तो हम ई बुक पर गए थे, तो आप ई बुक के जरिए भी इस एनिमेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर एनिमेशन का एक अलग फोल्डर दिया गया है, तो यहाँ पर सारे पार्ट के जो भी एनिमेशन है आप उनको डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कशीट ये जल्दी ही एक्टिव होंगी। लेसन प्लान्स, आप चाहें तो लेसन प्लान्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेसन प्लान मैं आपको यहीं से दिखा सकती हूँ। तो जैसे कि जीवन सुगम बनाए, ये कक्षा 3 का हमारा पार्ट है, जिसकी अवधि 6 कालांश दी गई है, मतलब कि 6 पीरियड्स में आप इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। इसका सामान्य उद्देश्य क्या है और इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, वो यहाँ पर दिया गया है। शिक्षण सामग्री, आपको क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, वहां पर ये गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। उसके बाद कालांश 1 में हमारा फोकस रहेगा परिचय और चित्र चर्चा पर। आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, आप किस तरह की एक्टिविटीज करा सकते हैं और आप उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, उनका असेसमेंट कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी हमने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इसके बाद कालांश 2, जहां पर हम पठन और वाचन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वहां पर आप क्या एक्टिविटीज करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, वो सभी गाइडलाइंस आपको यहाँ दी गई हैं। कालांश 3, इसी तरह से 4, 5, 6, तो इस तरह से काफी डिटेल लेसन प्लान्स आपको दिए गए हैं। वापस जाते हैं डिजिटल स्वीट पर। आंसर की, उत्तर कुंजी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे किताब में हमारे जो भी प्रश्न दिए गए हैं, बल्कि मैं जो मौखिक प्रश्न भी हैं, बातचीत हेतु या कहीं सुने, उन सभी के आंसर्स भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बातचीत हेतु, कलम से, समझ से, जितने भी प्रश्न आपके पुस्तक में हैं, वो सभी का आंसर यहाँ पर दिया गया है और काफी डिटेल में दिया गया है। वापस जाते हैं प्रेजेंटेशन पर। तो डिजिटल सहयोग, इसमें हम क्यूआर कोड के माध्यम से, जैसा मैंने कहा, हम बहुत सहज तरीके से पहुंच सकते हैं। आपको सिर्फ अपने मोबाइल के जरिए उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और फिर आपको ये डिजिटल स्वीट जो है, ये टीचर्स के लिए है और ये सभी इंटरएक्टिविटीज, ये सभी टीचर्स के लिए है। बच्चों के लिए ई बुक्स हैं और उसमें कुछ ही एनिमेशंस बच्चे एक्सेस कर पाएंगे, बाकी सभी एनिमेशंस, वर्कशीट्स, वो सभी टीचर्स के लिए हैं, क्योंकि वो टीचर्स के लिए ज्यादा उपयोगी हैं। कार्यान्वयन योजना, सुव्यवस्थित पाठ योजना, ये हम देख ही चुके हैं कि हमारे लेसन प्लान किस तरीके से हैं। सतत मूल्यांकन, जिससे कि हर पीरियड में आप किस तरह से बच्चों को असेस करेंगे, उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो काफी डिटेल्ड हमने आपको लेसन प्लान्स दिए हैं इसमें। उचित शिक्षण व्यवहार, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स की। आपको अपने क्लास में आप क्या कर सकते हैं और क्या आपको हम ऐसा सुझाव देंगे कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अनुशंसित पाठ प्रवाह का पालन करें। हमने जैसा अपने लेसन प्लान में बताया है, आप उसके अकॉर्डिंग चलें, तो आप बहुत आसानी से अपने एकेडमिक ईयर में
अपने पाठ को, अपनी अपनी पूरी पुस्तक माला को खत्म कर पाएंगे। गतिविधियों और संसाधनों का सक्रिय रूप से प्रयोग करें। ये हमारा आपसे निवेदन है कि जितनी भी गतिविधियां दी गई हैं, खासकर से प्रदर्शन आधारित गतिविधियां, उन सभी का उपयोग करें। ऐसा ना समझे कि इसमें हमारा कुछ एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है। एक्टिविटीज को एडिशनल टू लर्निंग ना मान के पार्ट ऑफ लर्निंग माने तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे बच्चे बहुत कुछ सीख पाएंगे। पार्ट से तो सीखेंगे ही, लेकिन इन गतिविधियों से, इन संसाधनों से, इन एक्टिविटीज से वो भाषा को और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। डोंट्स, अभ्यास कार्यों को ना छोड़ें। जो भी प्रैक्टिस मटेरियल हमने दिया है, जो भी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हमने दी हैं, उनको बिल्कुल ना छोड़ें। और अध्यायों को जल्दबाजी में ना पढ़ाएं। भाषा है, इसको आप बड़े इत्मीनान से पढ़ाएं, बहुत टाइम लेकर पढ़ाएं, क्योंकि भाषा एक ऐसा, मैं बोलूँगी, एक विषय नहीं है, यह एक स्किल है, यह एक कौशल है। तो जितना बच्चे जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना उसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो अध्यायों में कभी जल्दबाजी ना करें। अगर आप हमारे लेसन प्लान्स को लेकर चलेंगे कि हर चैप्टर को कितने पीरियड्स देने हैं, तो आप बिल्कुल अपना कोर्स टाइम पे खत्म कर पाएंगे। तो ये कुछ उचित शिक्षण व्यवहार। इसी के साथ हमारा ये जो वेबिनार है, ये यहीं खत्म होता है। हमारी आशा है कि आपको यह वेबिनार उपयोगी लगा, और बालमंच हमने काफी मन से यह पूरी पुस्तक माला बनाई है, और हमारा यही उद्देश्य रहा है कि बच्चे भाषा से सीधा जुड़ पाएं। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस पुस्तक माला को बनाया है। इसी के साथ ये वेबिनार हम यहीं खत्म करते हैं। आपके यदि कोई भी प्रश्न है या कोई भी सुझाव है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कोई प्रश्न है या सुझाव है तो कृपया हमारे साथ साझा करें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में और आपके सुझावों को सुनने में। इसके लिए आप चैट विंडो का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ कमेंट्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, पूजा आपको चैट विंडो में कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखाई देती हैं, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी नेहा, थैंक यू सो मच नेहा। टीचर्स, क्या आपके पास कोई भी प्रश्न है पूछने के लिए? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है जो आप पूछना चाहें नेहा मैम से? और टीचर्स, अपने सुझाव और प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा हम चैट विंडो में भी इस फीडबैक लिंक को डाल देंगे, जिससे कि आप फीडबैक फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। जैसा मैंने इस वेबिनार के शुरुआत में कहा था, जो अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करेंगे, जो अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे, उन्हीं को हम सर्टिफिकेट्स दे पाएंगे। जी, फीडबैक फॉर्म का लिंक आपके चैट बॉक्स में है। सभी टीचर्स उसको ओपन करके उससे फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। और जैसा नेहा मैम ने बताया, आप सभी लोग जब फीडबैक सबमिट करेंगे इस लिंक के थ्रू, तो आपकी डिटेल्स हमारे पास आएंगे और उसके जरिए हम आप सभी को ई सर्टिफिकेट दे पाएंगे। ई सर्टिफिकेट आपको 10 वर्किंग डेज में मिलेगा, तो प्लीज उतना पेशेंस रखिएगा एंड यू विल गेट इट। आपको ये मिलेगा within 10 वर्किंग डेज। नेहा मैम, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायक था। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए आपके विचार और मार्गदर्शन, उससे बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिला होगा। डियर टीचर्स, थैंक यू टू यू एज वेल। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए, पार्टिसिपेशन देने के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी से कि आप आने वाले सभी सेशंस में हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। फीडबैक फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स में है, वंस अगेन फॉर यू ऑल। प्लीज उस पर क्लिक करिए और अपना बहुमूल्य फीडबैक शेयर करिए हमारे साथ, सो दैट हम